हेलो जी, नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। और आज के क्लास में अपन परिचर्चा करेंगे पैरामीटर्स के ऊपर। पैरामीटर्स अपने तीन होते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर। तो इनके ऊपर अपन बात करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास का शुभारंभ अपन एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं, जो कि हमें ऊर्जावान बनाता है, अपने को मोटिवेट बनाता है। तो ध्यान से सुना, एक बहुत ही प्यारी पंक्ति है कि मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई बर्दाश्त कर जाता है तो कोई चाल चल जाता है। अब आप किन में हैं? आप बर्दाश्त करने वाले लोगों में हैं या आप चाल चल जाने वाले लोगों में हैं? तो आप खुद के ऊपर झांकना और देखना। अब देखते हैं मेरे भाई, बात करते हैं बिना किसी देरी के जेड प्राचल के ऊपर। जेड प्राचल होता क्या है, जेड पैरामीटर्स में अपन किन चीजों की बात करेंगे, वगैरह वगैरह सभी चीजों के बारे में आज अपन जानेंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनना। अब देखो, बात करते हैं जेड प्राचल के ऊपर। जेड प्राचल, सबसे पहली बात है, मैंने तीन पैरामीटर्स आपको बताए। तो जेड पैरामीटर्स में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि अपना सर्किट होता है वो ओपन सर्किट होता है, यानी खुला परिपथ इसमें होता है। अब खुला परिपथ से क्या से है, ओपन सर्किट से क्या से है? तो ओपन सर्किट का मतलब होता है कि किसी भी वायर में अपन ने कट कर दिया, मतलब करंट फ्लो नहीं होगी। ओपन सर्किट का तो यही मतलब होता है। अब ओपन सर्किट कैसे यहाँ पे यूज में लिया जाता है, इसके बारे में अपन ने बात नहीं की थी। और मैंने बताया था कि जब अपन इनको पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि इसमें ओपन सर्किट ही क्यों करते हैं, उसमें वाई प्राचल में अपन शॉर्ट सर्किट ही क्यों करते हैं, हाँ उसमें ओपन क्यों नहीं कर सकते। तो जो आपका एक कंफ्यूजन बन रहा था, एक सीक्वेंस नहीं बैठ पा रही थी, आपको लग रहा था कि यार ऐसा क्यों होता है, या ये हमें रटना पड़ेगा, या अब की बार तो सर ने मतलब बावड़ा ही बना दिया, तो ऐसा नहीं है। आज की क्लास में सब कुछ चीजें क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें जेड प्राचल की, तो जेड प्राचल में अपन को इसकी जो डेफिनेशन बोलती है वो ये बोलती है कि अगर अपने I1 और I2, जो कि क्या है, ये तो अपना इनपुट करंट है और ये अपना आउटपुट करंट है, ये क्या हो, दोनों स्वतंत्र हों। यानी किसी भी कोई भी ऐसा फंक्शन ले ले, कोई भी ऐसा फंक्शन ले ले जिसमें ये तो स्वतंत्र हो और अपना इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज क्या हो, आश्रित हो। तो इस प्रकार का जो भी अपना चतुर्थ टर्मिनल जाल होगा और उसके जो प्राचल होंगे जिसमें यह कंडीशन अप्लाई हो रही हो, मतलब I1 I2 स्वतंत्र चर के रूप में हो, V1 V2 आश्रित चर के रूप में हो, तो उसे अपन बोलते हैं मेरे भाई जेड प्राचल। अब बात यह आती है कि ये स्वतंत्र चर, आश्रित चर कुछ समझ नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, एक V1 मैंने लिया जो कि फंक्शन है I1 I2 का। इसमें मेन जेड प्राचल में यही बात समझने की है, बाकी सारी मैथमेटिक्स है। मेरे भाई ये दोनों फंक्शन आप गौर करो, मैंने कोई भी एक ऐसा फंक्शन ले लिया जिसमें I1 I2 स्वतंत्र चर के रूप में है और V1 V2 आश्रित चर के रूप में है। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसे बताओ कि ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर का मतलब क्या है। मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनो, स्वतंत्र चर का मतलब ये हुआ, फंक्शन में कोई भी मैं बोल रहा हूं कि ये स्वतंत्र चर है, उसका मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन में अगर अपन इसकी वैल्यू चेंज कर दें I1 I2 की, यानी इसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपने स्वेच्छा से अपन अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी ये स्वतंत्र है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर I1 I2 की वैल्यू चेंज होगी मेरे भाई, तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी, और फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी तो V1 में भी फर्क आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां अगर अपन I1 I2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी, और फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी तो V2 के वैल्यू में भी चेंज आएगा। मतलब मेरे भाई अगर आप I1 I2 की वैल्यू में चेंज कर रहे हो तो V1 V2 में अपने आप चेंज हो रहा है। मतलब V1 V2 क्या हो गए, आश्रित हो गए, किस पर, I1 I2 पे। V1 V2 आश्रित हो गए I1 I2 पे। जैसे ही आप I1 I2 का वैल्यू चेंज कर रहे हो, V1 V2 में चेंज आ रहा है। ऐसा अपने फंक्शन बनाया है।
जैसे ही मैं I1 I2 में चेंज करूंगा V1 V2 में अपने आप चेंज आ जाएगा। या फिर मेरे भाई एक बात बताओ, यहां से मैं अगर V1 V2 का वैल्यू चेंज कर लेता हूं तो यहां पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन यहां पे अपना है डेल अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या फंक्शन में अपन कोई भी एक फंक्शन ले रहे हैं, अभी आपको सब कुछ पता चलेगा कि फंक्शन क्या लिया जाएगा, क्या पैरामीटर्स लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान देखना होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर अपन यहाँ पे फंक्शन ऐसा लेना है जिसमें V1 V2 क्या हो, आश्रित हो I1 I2 पे, यानी आप I1 I2 का वैल्यू चेंज कर रहे हो तो V1 V2 का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब V1 V2 क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए अपने I1 I2 पे। मेरी बात आपको समझ में आई? मेरी बात आपको समझ में आई? तो इसकी परिभाषा क्या बोलती है ये लिखना, देखना। परिभाषा ये बोलती है, सब कुछ चीजें क्लियर होने वाले हैं भाई, डट के रहना। परिभाषा ये बोलती है कि यदि I1 व I2 स्वतंत्र चर के रूप में हूं तो V1 व V2 आश्रित चर होंगे। तो इस प्रकार चतुर टर्मिनल जाल के जो प्राचल होंगे वो जेड प्राचल होंगे। तो इस अवस्था में या इस प्रकार, तो इस अवस्था में चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल जो भी होंगे जेड प्राचल कहलाएंगे। ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, I1 I2 स्वतंत्र चर के रूप में हो और V1 V2 आश्रित चर के रूप में हो। और मैंने क्या बताया, मैं बोल रहा हूँ V1 V2 मैं ऐसे ले लेता हूं जिसमें ये फंक्शन है I1 I2 का और ये भी फंक्शन है I1 I2 का। ये इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इक्वेशन 2 दे देता हूँ, जो कि कंप्लीटली रूप से अपने जेड प्राचल की पालना कर रहा है। जैसे जैसे आप I1 I2 में चेंज करते जाओगे आपके V1 V2 में चेंज होता चला जाएगा। ये मेरे भाई बात करता है अपना जेड प्राचल का। अब सर दूसरी बात आप ये बताओ कि इसमें आप कह रहे थे ये ओपन सर्किट होता है वगैरह वगैरह कुछ, एक एक चीजें समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, एक एक चीजें समझेंगे। अगर जेड प्राचल आपको समझ में आ गया तो वाई प्राचल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जेड और वाई आ गया तो आपको पता है दोनों का मिक्सिंग करके अपना हाइब्रिड प्राचल यानी एच प्राचल बना है। कुछ नहीं इसमें, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझ लिया जाए बस। थोड़ा बहुत माइनर सा कंसेप्ट है जो दिक्कत करता है, उसी कंसेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूं। बाकी सारी की सारी मैथमेटिकल एनालिसिस है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। एक फंक्शन थोड़ा बहुत आपको समझना है, बाकी सब का सब काम आपका हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं जेड प्राचल यही बात बोलता है, और ये एक डेफिनेशन है इसकी, और डेफिनेशन के अनुरूप अपन चल रहे हैं। डेफिनेशन तो हर चीज की आपको याद करनी है। साइंस क्या होता है तो बोले साइंस की डेफिनेशन यही क्यों हुई, इसका कोई मतलब नहीं है। डेफिनेशन ये है कि I1 I2 को अपन को स्वतंत्र चर के रूप में रखना है और V1 V2 आश्रित चर होंगे, बस वही अपना जेड प्राचल होगा। तो V1 V2 को अपने आश्रित कर दिया ये। अब क्या करना अपन को, जेड प्राचल निकालने अपन को। जेड प्राचल के लिए अपन को क्या करना है, समीकरण 1 और जो 2 हैं संपूर्ण आंशिक अवकलन कर दो। आंशिक संपूर्ण आंशिक का अवकलन करोगे, फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ पढ़ रखा है। dv1 v1 के सापेक्ष इस कंप्लीट फंक्शन का मैं संपूर्ण आंशिक अवकलन कर रहा हूं, तो डेल v1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल i1, और i1 का करोगे तो क्या आ जाएगा di1, प्लस में v1 के सापेक्ष i2 का करोगे तो डेल v1 अपॉन में डेल i2, और it का कंप्लीट क्या हो जाएगा di2। ये इक्वेशन 3 हो गई। और dv2 यानी अगर आप इसको देखोगे तो dv2 का करोगे तो डेल v2 अपॉन में डेल i1 के सापेक्ष किया तो डेल v2 और कंप्लीट हो गया di1, प्लस में v2 का i2 के सापेक्ष करोगे तो डेल v2 अपॉन में डेल i2 और ये di2, ये कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन हो गई 4। ठीक है।
अब यहाँ पे अपन को कुछ मान लेना है। क्या मान लेना है, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, dv1 और dv2 को मैं क्या मान लूं, v1 और v2 मान लेता हूं। मैं बोल रहा हूं मैंने dv1 को मान लिया v1, कैपिटल v1, ठीक है, ये स्मॉल है, मैं यहाँ पे और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं कैपिटल v1, और dv2 इसको मैंने कैपिटल v2 लिख दिया, ठीक है, ये स्मॉल में ले रहे हैं अपन, यहाँ पे मैंने कैपिटल में मान लिया। और ठीक इसी प्रकार से जो डेल v1 है अपॉन में डेल i1, इनको भी मानेंगे, डेल v1 अपॉन में डेल i2, ठीक है, और क्या दिया गया है मेरे भाई, डेल v2 अपॉन में डेल i1 और डेल v2 अपॉन में डेल i2, इनको क्या मानेंगे। मैंने अब जो कल जो डेफिनेशन बताई थी वो यहां पे काम आएंगी, जो डेफिनेशन मैंने कल बताई थी वो यहां पे यूज होंगी। मेरे भाई मैंने एक बात बताई कि जो वोल्टता अपॉन में धारा होती है, मैंने क्या बताया था, वोल्टेज अपॉन में धारा होती है वो आपकी इंपीडेंस होती है, और धारा अपॉन में वोल्टता होती है वो आपकी एडमिटेंस यानी वाई होती है। मेरे भाई यहाँ पे आप फंक्शन मत देखो, क्या फंक्शन अप्लाई हो रहा है वो मत देखो, यहाँ पे एक बात देखो, क्या वोल्टता अपॉन में धारा ही है क्या, सब में इनपुट है आउटपुट है, कुछ मत देखो। सबसे पहले मेरे को बताओ वोल्टता अपॉन में धारा ही है, कहीं पे ऊपर करंट और नीचे वोल्टेज तो नहीं है। मतलब इस बात का सीधा सा तय ये हुआ कि सब में इंपीडेंस है, यानी वोल्टता अपॉन में धारा तो क्या होता है भाई, इंपीडेंस होता है। अब इनपुट आउटपुट है कि आउटपुट इनपुट, देखना ऊपर से देख लो, ऊपर वाला पहले लिखना है, नीचे वाला बाद में, यानी ऊपर क्या है v1 और नीचे भी v1, तो ये क्या हो गया, इनपुट इनपुट हो गया। यहाँ पे देखो इनपुट और नीचे वाला है आउटपुट, तो ये हो गया इनपुट आउटपुट, यानी ऊपर वाला पहले लिखना है नीचे वाला बाद में, इसका मतलब हो गया z इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आउटपुट पहले दिया गया है, इनपुट बाद में, यहां पे देखो आउटपुट आउटपुट, तो ये अपने ये माना है। z क्यों आया, क्योंकि वोल्टता अपॉन में धारा सर एडमिटेंस होती है। अब 1 1 क्यों आया, क्योंकि इनपुट अपॉन में इनपुट दी गई है। यहाँ पे 2 1 आया क्योंकि आउटपुट अपॉन में इनपुट दी गई है। यहाँ पे 1 2 आया क्योंकि इनपुट अपॉन में आउटपुट दी गई है, और यहाँ पे 2 2 आया क्योंकि आउटपुट अपॉन में आउटपुट दी गई है। ये मान लिया, dv1 dv2 को मान लिया, और क्या बच गया सर, ये 4 भी तो बच गए, तो इन 4 को भी मान लो भाई। और क्या बच गया अपने, एक तो बच गया di1, एक बच गया di2, ठीक है, ये दो ही तो है तो चारों में, लेकिन di1 और di2 के अलावा कुछ भी तो नहीं है, तो यहाँ पे चलो यहीं पे मान लेते हैं। तो इनको कैपिटल I1 और कैपिटल I2 में मान ले रहा हूं, ये मैंने सब कुछ माना है। लेट ये जेड प्राचल निकालने के लिए ये सब कुछ मैंने माना है। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, जो डेफिनेशन दी गई थी उस डेफिनेशन को लिख लिया, समीकरण 1 और 2 को संपूर्ण आंशिक अवकलन किया, कुछ इस प्रकार के फंक्शन बने, इसको मैंने क्या कर लिया, जो dv1 और dv2 था इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए v1 और v2 मान लिया, di1 di2 को मैंने i1 i2 मान लिया, कैपिटल पहले स्मॉल दिए गए थे, और इनको मैंने क्या मान लिया, प्राचल फॉर्म में मान लिया, क्योंकि ये प्राचल के रूप में दिए गए हैं। प्राचल ही तो ज्ञात करने हैं तो पहले प्राचल ही बनाने पड़ेंगे, तो ये अपने मान लिया। अब ये इनका क्या करे सर, कोई खिचड़ी बना लूं मैं, भाई इनकी खिचड़ी तो बनानी नहीं है। अब ये जो सारी वैल्यू आपने माने हैं वो इसमें ऐसे कैसे पुटअप करा देने हैं, समीकरण 3 और 4 में आपको पुटअप करा देने। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। हाँ अब देखो पुटअप कराते हैं, तो मैं यहां से ऊपर वाला हटा देता हूं। अब देखो, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, बाकी डेरिवेशन में एकदम लंपू सा डेरिवेशन, यार क्यूट सा है, लंपू भी नहीं कहूंगा, क्यूट सा डेरिवेशन है। और ये सब कुछ चीजें आपने क्या की है, माना, इस डब्बे वाला सब कुछ क्या कर लिया रे, मान लिया मेरे भाई। अब देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, सुनना, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या होगा देखना। 3 में देखोगे dv1 को क्या माना सर, v1 कैपिटल, ठीक है, इक्वल टू डेल v1 अपॉन में डेल i1 को सर z11, ठीक है, di1 को सर i1 कैपिटल वाला, ठीक है, प्लस डेल v1 अपॉन में डेल i2 को देखो कहां पे माना, ये रहा सर z12, और di2 को सर i2, ठीक है। ये नया इक्वेशन आया, मैं क्या इसको 5 दे दूं, ठीक है, मैंने 5 इक्वेशन दे दिया, मन से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें dv2 को क्या माना था सर, कैपिटल v2,
इक्वल टू डेल V2 अपॉन में डेल I1 को ये रहा Z21, ठीक है, DI1 को सर कैपिटल I1 प्लस में डेल V2 अपॉन में डेल I2 को अपन ने क्या माना Z22 और DI2 को क्या माना मेरे भाई I2। ये समीकरण 6 हो गया। अब सारा जो खेल खेलना है वो 5 और 6 में खेलना है। जितना भी अब आपको सारा खेल खेलना है, जो ओपन आपने नेटवर्क किया था, जो भी आपने किया था, वो सारा खेल इक्वेशन 5 और 6 में खेलना है। अब आपको मैंने बताया जेड प्राचल, तो देखो यहाँ पे जो जेड के साथ आ रहे हैं, भाई जेड प्राचल कौन से होंगे, जो जेड के साथ आ रहे होंगे, ये Z11, Z12, Z21, Z22, इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है और इनका वैल्यू ही जेड प्राचल होगा मेरे भाई। ये अपने माने हैं, ये तो अपने स्वेच्छा से माने हैं, संपूर्ण आंशिक अवकलन करके ये तो मैंने स्वेच्छा से माने हैं, और इनको मान करके अपन को एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है और वो होंगे अपने जेड प्राचल। यहाँ पे Z11, Z12, ये इनका वैल्यू देखना है मेन, इनका वैल्यू अपन को अब कैलकुलेट करना है। अब वो करना है, उसमें सारा खेल वहां पे खेलना है। इनका वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद अपना जेड प्राचल आ जाएगा और वही जेड प्राचल होगा हकीकत। मेरी बात आप समझ गए, मेरी बात से आप रूबरू हो गए मेरे भाई। अपने ये माने हैं Z11, Z21, Z12, 22, ये सर माने कैसे हैं, क्योंकि अपने संपूर्ण आंशिक अवकलन किया और फिर आंशिक अवकलन करने के बाद ये बन रहा है ऐसा माहौल। आंशिक अवकलन करने के बाद तो सर अपने आप माहौल बना है, लेकिन ये लेट किया गया है, ये चीजें क्या की गई है, लेट की गई है। लेकिन मेरे भाई अब आपको क्या करना है, इन चारों चीजों को कैलकुलेट करना है। इन चारों चीजों को क्या करना है मेरे भाई, कैलकुलेट करना है। अब सर कैलकुलेट कैसे करना है, तो यहीं पे पूरा खेल होगा और जेड प्राचल का पूरा खेल आपके यहीं पे होगा। तो मेरे भाई एक बार मैं हटा देता हूं इन सबको, बस अब आपके लिए काम का जो काम है, जो मेन काम है, वो समीकरण 5 और 6 से है। बाकी सब कुछ चीजें ढोंग है, बाकी सब कुछ चीजें क्या है, ढोंग है। नहीं भाई ढोंग नहीं है, इक्वेशन 5 और 6 तक पहुंचने के लिए सारी चीजें अपन को काम आई हैं, और जो चीजें काम आती है उन्हें अक्सर भूला नहीं करते, हमेशा याददाश्त में रखा जाता है। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अब मेरे को यहाँ पे मेरे को 4 चीजों की वैल्यू चाहिए। अब देखो धारा है मेरे भाई, I1 का अगर मेरे को वैल्यू चाहिए, यानी Z11 का वैल्यू चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, Z12 वाले पार्ट को एक बार तो अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 0 बनाने का प्रयास करेंगे, यानी एक बार तो अपन इस वाले पार्ट को हटा देंगे। इस वाले पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को आपको हटाना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को हटा दोगे तो यहां से आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां से आपको क्या मिल जाएंगी, दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। एक बार क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा और यहां से आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, किसी भी वायर में, ये वायर जा रहा है, इस वायर में मैं चाहता हूं कि करंट ना जाए। किसी भी वायर में मैं जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि कोई, ये मान लो ये सर्किट है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और ये यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं इस बल्ब में लाइट ना जाए, तो इसका मतलब आपको, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से तार को काटना पड़ेगा कि एक तार और जोड़ दूं। मेरे भाई एक बात बताओ, ये पूरी बैटरी है, बल्ब वाला छोड़ो ना, मैं बोल रहा हूं ये बैटरी है, यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे ये पूरा बैटरी, 2 वायर जा रहे हैं। अब यहाँ पे वायर में करंट ना जाए, इसके लिए मेरे को वायर जोड़ना पड़ेगा या वायर हटाना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर वायर को हटाना पड़ेगा, मतलब अगर मैं वायर को हटाऊंगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा। भाई ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात ये देख लेना, ये अपना कोई भी 4 टर्मिनल नेटवर्क है, यहाँ पे इनपुट में आपने कोई बैटरी दे दी और आउटपुट में आपको यहाँ पे कोई भी सोर्स है और इस सोर्स तक आपको करंट पहुंचाना है। सुनना ध्यान से, एक मेन कंसेप्ट, ये आपका कोई भी क्या है, 4 टर्मिनल नेटवर्क है। ओके, अब सुनना, यहाँ पे मैंने बैटरी दे दी 5 वोल्ट की, मान के चलो, यहां से करंट देगा। यहाँ पे आउटपुट में मैंने लगा दिया कोई भी रेजिस्टेंस जो कि ग्रहण कर रहा होगा। मैं बोल रहा हूं कि आउटपुट, यानी ये तो I2 वाला है और ये I1 वाला है, ये तो आप सबको पता है। अब अपन को आउटपुट को 0 करना, मतलब आउटपुट में करंट ना पहुंचे,
आउटपुट को जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट में करंट ना पहुंचे। अब करंट ना पहुंचे इसके लिए मेरे को ये वायर जुड़ी हुई होनी चाहिए या इस वायर को हटा देना चाहिए। तो आप कहोगे सर अगर आप चाहते हो कि इनपुट से आउटपुट में करंट ना जाए तो आपको वायर को हटाना पड़ेगा। अगर वायर को हटाना पड़ेगा तो ये अपना सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। भाई वायर ही नहीं होगी तो सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें ओपन सर्किट काम में लेते हैं, क्योंकि वायर में आपको करंट को जीरो करना है। अगर वोल्टेज को जीरो करना होगा तो भाई यहां पे आपके पास, मैं बोल रहा हूं आपने वायर हटा दिया, आपके पास ऐसे ही है, मान के चलो आपने सब कुछ हटा दिया, आपके पास ऐसे ही है। अब क्या करंट जाएगा आउटपुट में? नहीं सर, यहां से तो करंट तो नहीं जाएगा, लेकिन क्या वोल्टेज तो दोनों सिरों के बीच में ड्रॉप होता है। यहां पे होता है वोल्टेज तो दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। आपने ओपन कर दिया तो कोई मतलब नहीं रहे, वोल्टेज तो यहां पे रहेगा, क्योंकि दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज तो। लेकिन अगर करंट को जीरो करना है तो आपको हटाना पड़ेगा। वोल्टेज को करने के बाद अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट वायर जोड़ेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, फिर भड़ाका उठेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब शॉर्ट सर्किट होगा तो वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगी मेरे भाई, जीरो। वहां पे शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज तो अपने आप क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अपन को आउटपुट में ओपन सर्किट क्यों करना पड़ता है। अब सुनना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ I2 इक्वल टू जीरो, यानी अर्थात निर्गत सिरे खुले हों, अर्थात निर्गत सिरे खुले हों। निर्गत सिरे का मतलब आउटपुट अपना जो पोर्ट है वो क्या रहे, खुला रहे। उस कंडीशन में ही होगा ना I2 जीरो। I2 जीरो होगा तो फिर मेरे भाई समीकरण 5 से देखो, समीकरण 5 क्या बोलना चाहेगा, ये I2 समीकरण 5 में जीरो I2 हो गया तो यहां पे बच गया V1 इज इक्वल टू Z11 I1। ठीक है, तो Z11 क्या आ गया, V1 अपॉन में I1। ठीक है, और मैं यहां पे अगर ले लू समीकरण 6 से लेऊंगा, I2 तो जीरो होगा तो Z21 क्या आ जाएगा मेरे भाई, V2 अपॉन में I1 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? तो मैंने क्या बोला, एक बार अपने आउटपुट को जीरो कर दिया तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स यानी इनपुट वाले, यानी Z11 और 21, ये इनपुट वाले पैरामीटर्स अपन को प्राप्त हो गए। इनपुट करंट के साथ है वो इनपुट पैरामीटर्स हैं, आउटपुट करंट के साथ है वो आउटपुट पैरामीटर्स हैं। सब कुछ चीजें आपको क्लियर होने वाली है धीरे धीरे। अब मेरे भाई एक बात बताना, ये तो अपना ये हो गया ना, किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस पैरामीटर्स में मैंने पूरा लेक्चर इसी पैरामीटर्स पे रखा है। अगले वाले पैरामीटर्स में आप खुद ब खुद कर लोगे। अगला वाला पैरामीटर्स इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल अगला वाला पैरामीटर्स है ही नहीं। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत समझो, आप इस चीज को समझो, ध्यान दो यार। आपने आउटपुट टर्मिनल खोला है, क्या किया भाई, आपने आउटपुट टर्मिनल खोला है तो आपके सामने रिजल्ट भी मिला है। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन एक शायरी हो जाए, मुझे लगता है कि आपको एक शायरी की बहुत ज्यादा नीड है, तो एक शायरी में लिख के भी लाया था, ध्यान से सुनना, शायरी को ध्यान से सुनना और फिर अपन पढ़ेंगे, फिर अपन यही पढ़ेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि सफेद सूट में आप एम्बुलेंस नजर आती हो मुझे, सफेद सूट में आप एम्बुलेंस नजर आती हो मुझे, लोग घायलों को ले जाते हो, आप घायल कर जाती हो मुझे। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे है ना, प्यार मोहब्बत इश्क वफा इन सबसे दूर रहना है, इन शायरियों से दूर रहना है। बोले सर फिर सुना क्यों रहे हो? मैं आपको ये ऑब्जर्व करवा रहा हूं कि ये जो सब कुछ चीजें हैं ना, फालतू की चीजें, इनसे अपन को दूर रहना है और अपने पैरामीटर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे कंसंट्रेट करना है मेरे भाई, पैरामीटर्स पे। काम आएगा तो पैरामीटर आएगा। एम्बुलेंस, ये सूट, ये सब कुछ दिखावा है, ये सब कुछ ढोंग है। इस ढोंग में आपको डंकीपना नहीं करना है मेरे भाई, अपन को ओनली ऑन ध्यान देना है पैरामीटर्स के ऊपर। किसके ऊपर मेरे भाई? पैरामीटर्स के ऊपर। अरे भाई ध्यान से सुन रहे हो क्या? पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना है भाई। ठीक है, अब सुनना। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से बहुत ही प्यारी चीज मैं पूछूंगा, एक क्यूट सा सवाल पूछूंगा, क्यूट सा सवाल, और इतना क्यूट कि आप कहो मत। मैं बोल रहा हूं वोल्टेज अपॉन में धारा क्या होती है? बोले सर अभी तो आप बोल रहे थे कि इंपीडेंस को वोल्टेज अपॉन में धारा बोलते हैं। मेरे को बताओ वोल्टेज अपॉन में धारा नजर आ रही है? बिल्कुल सर।
यहां पे वोल्टेज अपॉन में धारा नजर आ रही है, बिल्कुल सर, तो मैं इसको जेड लिख देता हूं। अब देखो फिर अपना कल वाला नॉलेज काम में लेते हैं। अगर इनपुट अपॉन में इनपुट दिया गया है तो इनपुट होगा, चाहे फिर वो वोल्टेज हो या करंट हो। इनपुट अपॉन में इनपुट दिया गया है तो वो क्या होगा मेरे भाई, इनपुट होगा। अगर आउटपुट अपॉन में आउटपुट दिया गया है तो वो आउटपुट होगा। फिर कुछ भी हो ना, आपको यहां पे ध्यान देना है, वोल्टा अपॉन में धारा तो इंपीडेंस हो गई, इनपुट अपॉन में इनपुट मतलब इनपुट होगा, आउटपुट अपॉन में आउटपुट मतलब आउटपुट होगा। और अगर आउटपुट अपॉन में इनपुट, यहां पे क्या दिया गया आपको, आउटपुट अपॉन में दिया गया है मेरे भाई इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट और इनपुट अपॉन में आउटपुट, कल वाला कंसेप्ट याद आया। इनपुट अपॉन में आउटपुट होगा तो रिवर्स बाइस में होगा, आउटपुट अपॉन में इनपुट होगा तो फॉरवर्ड बाइस में होगा। यानी पश्चे, आउटपुट अपॉन में इनपुट होगा तो पश्चे में होगा, ठीक है, और इनपुट अपॉन में आउटपुट होगा तो क्या होगा, बोले सर उल्टा बोल रहे हो, इसमें अग्र होगा और इसमें पश्चे होगा, ठीक है। हाँ, हिंदी में कभी कभार वर्ड उगचुक हो जाते हैं, फिलहाल आप समझ गए होंगे। मतलब ये हो गया अग्र प्रतिबाधा, ये हो गई अपनी इनपुट प्रतिबाधा यानी निवेशी प्रतिबाधा। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, इनपुट प्रति इंपीडेंस का मतलब निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा। ये देखो आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट दिया गया है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, फॉरवर्ड बाइस में है और फॉरवर्ड बाइस को अपन बोलते हैं अग्र, तो मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अग्र प्रतिबाधा। ये हो गया अग्र प्रतिबाधा। मेरी बात कुछ समझ में आई। अब इसी प्रकार से अब अपन को क्या करना है, I1 को जीरो कर देना, सेम सिमिलरली काम करना है। I2 को एक बार जीरो कर दिया यानी निर्गत सिरे को खोल दिया। अब आपको क्या करना है, निवेशी सिरे को खोल देना है और आपको ये आउटपुट वाला मामला मिल जाएगा। सेम आपको क्या करना है, यदि I1 इक्वल टू 0 अर्थात निवेशी सिरे खुले हों, निवेशी सिरे क्या हो, खुले हों। अगर I1 0 होगा, I1 0 होगा तो समीकरण 5 से देखो, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, I1 मैं 0 कर रहा हूं, समीकरण 5 से देखोगे तो क्या आएगा, Z12 आएगा, वो मेरे भाई क्या आएगा, V1 अपॉन में I2, ठीक है, और एक आएगा Z21 और वो क्या आएगा, V2 अपॉन में I1। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्या यह भी वोल्टेज अपॉन में धारा है, तो वोल्टेज अपॉन में धारा है मतलब इंपीडेंस है, वोल्टेज अपॉन में धारा है मतलब इंपीडेंस है। ऊपर और नीचे, ऊपर है इनपुट, नीचे है आउटपुट, इनपुट अपॉन में आउटपुट, इनपुट अपॉन में आउटपुट रिवर्स बाइस, इनपुट अपॉन में आउटपुट पश्चे यानी रिवर्स बाइस, और आउटपुट अपॉन में इनपुट, यहां पे ये अपन क्या कर रहे थे, I1 को जीरो किया क्या भाई, हाँ तो ये I2 आएगा ना, ठीक है, I1 को तो जीरो कर दिया ना, I2 आएगा। तो आउटपुट अपॉन में आउटपुट क्या आ जाएगा, मैंने बोला था सर आउटपुट अपॉन में आउटपुट तो आउटपुट ही होता है, मतलब ये तो हो गया अपना रिवर्स बाइस यानी पश्चे प्रतिबाधा या उत्क्रम प्रतिबाधा, इसका बेस्ट नाम रहता है उत्क्रम प्रतिबाधा भी इसे बोलते हैं, तो उत्क्रम प्रतिबाधा। और ये अपना हो गया निर्गत प्रतिबाधा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने क्या किया मैंने भाई, एक बार आउटपुट सिरे को खोल दिया यानी आउटपुट करंट को जीरो कर दिया और दो इनपुट वाले अपन को मिल गए, प्राचल मिल गए हैं। अब कुछ नहीं करना, आपको प्राचल मिल चुके हैं, बस प्राचल को लाने के लिए अपन ये सारा काम किया है, सारा झोड़ प्राचल को लाने के लिए किया है। आउटपुट वाले को ओपन किया तो इनपुट वाले मिल गए, इनपुट वाले को ओपन किया तो आउटपुट वाले मिल गए। अब आपको ये जो Z11, Z21, Z12 और Z2 ये Z22 हो गए ना, यहाँ पे दोनों में दिक्कत कर दिया है ना, Z22, ये इन सब की जो वैल्यू है वो समीकरण 5 और 6 में रखनी है और आपके प्राचल समीकरण और प्राचल आपके लिए आ गए हैं। मेन काम आपका Z11,
ये Z21 12 और 22 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था और वो आगे अपने ZI ZF ZR ZO, बस यही अपने Z प्राचल है। यही क्या है? Z प्राचल है। तो फटाफट से अपन लिख देते हैं समीकरण यानी यहाँ पे ये लिख दो Z11 Z12 Z21 Z22 का मान समीकरण 5 व 6 में रखने पर, तो V1 क्या हो जाएगा मेरे भाई? Z11 आया ZI I1 प्लस में ZR I2, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं A, क्योंकि फाइनल इक्वेशन आ गई। और V2 क्या आया मेरे भाई? ZF I1 प्लस में ZO I2, ये इक्वेशन B दे देता हूं। तो ये जो समीकरण है A व B हैं वो क्या है? चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल हैं, जाल के प्राचल। और आपके पास ये जो ZI ZR ZF ये आए ना, तथा ZI ZR ZF और ZO ये क्या है? ये तो प्राचल समीकरण है। A और B तो ना प्राचल समीकरण, पूरा नहीं लिखा ना। ये तो क्या है? अपने प्राचल समीकरण है। और ये क्या है? अपने प्राचल हैं, Z प्राचल कहलाते हैं। चतुर टर्मिनल जाल के क्या कहलाते हैं? Z प्राचल कहलाते हैं। मेरे भाई बात समझ में आई? हो सकता है कि कुछ वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, साथ ही साथ मैंने स्पीड कम रखी, क्योंकि मुझे आपको समझाना था, एक एक चीजें आपके सामने रखनी थी। Z प्राचल सुनना ध्यान से, रिवाइज करते हैं एक बार, सब कुछ चीजें समझ में आएंगी। एक बार अपन रिवाइज करते हैं। Z प्राचल का मतलब हो गया कि सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है Z प्राचल में, उसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर I1 I2 स्वतंत्र चर के रूप में हो तो V1 V2 क्या होंगे? आश्रित चर होंगे। तो अपन ने V1 V2 को आश्रित चर बना दिया, I1 I2 को स्वतंत्र चर के रूप में लिख दिया। लिखने के बाद अपन ने जो दोनों इक्वेशन अपन के पास V1 V2 आए, V1 को फंक्शन ले लिया I1 I2 को, V2 को भी फंक्शन ले लिया I1 I2 का, और दोनों समीकरणों का संपूर्ण आंशिक अवकलन अपन ने कर दिया। संपूर्ण आंशिक अवकलन करने के बाद अपने पास कुछ पैरामीटर्स ऐसे बने, जैसे स्मॉल v1 स्मॉल v2 अपन ने लिया था, उसको वो dv1 और dv2 में कन्वर्ट हो गए, तो उनको अपन ने कैपिटल v1 v2 मान लिया। जो आंशिक अवकलन करने के बाद अपने आया di1 और di2, उसको क्या कर लिया अपन ने? कैपिटल I1 और कैपिटल I2 में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अपने पास डेल v1 अपॉन में डेल I1, डेल v2 अपॉन में डेल I1, डेल v1 अपॉन में डेल I2 और डेल v2 अपॉन में डेल I2, ऐसे अपने पास 4 पैरामीटर्स आए। अब आपको ये चीज पता है कि वोल्टेज अपॉन में धारा इंपीडेंस होती है, यानी वोल्टेज अपॉन में करंट इंपीडेंस होती है, तो आपने क्या किया? उसको इंपीडेंस लिख दिया। ऊपर इनपुट नीचे आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट हो गया। ऊपर आउटपुट नीचे भी आउटपुट, तो आउटपुट आउटपुट हो गया। और ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट, तो आउटपुट इनपुट हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने 4 पैरामीटर्स बना लिए, और वो 4 पैरामीटर्स बनाने के बाद 2 इक्वेशन अपने पास ये वाली आ गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन आने के बाद हमें पता चला कि Z11 Z12 Z21 और Z22 इनका अपन को वैल्यू कैलकुलेट करना है। इन चारों का अपन को क्या करना है मेरे भाई? वैल्यू कैलकुलेट करना है। और इसके लिए अपन ने जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक अपन को जाना चाहिए। जिस हद तक जाना पड़े अपन को, कोई मतलब चाकू छुरा लेके किसी को रोकना तो है नहीं कि भाई किसी के थप्पड़ मारा, किसी के चाटू मारा, किसी के डुक मारा, बॉस नहीं बनना है यहाँ पे। यानी Z प्राचल निकालने के लिए बॉस थोड़ी बनना है अपन को कि बोले किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, बॉस बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बॉस नहीं बनना है, हर जगह बॉस बना काम नहीं देता। और अक्सर मैंने बॉस जो बनते हैं, अक्सर मैंने बॉस को बिल्ली बनते भी देखा है। तो अक्सर अगर अपन बिल्ली, आपको पता है कि लास्ट में आपको बिल्ली ही बनना है, तो क्यों बॉस बने भाई? एक आधे दिन के लिए, एक आधे वर्ष के लिए अगर आप बॉस बन भी जाते हो और फिर बिल्ली बनते हो तो बेइज्जती ज्यादा होती है। इससे तो अच्छा है कि अपन सादा जीवन, सिंपल विचार, वो वाला सिस्टम रखे। तो बॉस तो अपन को यहाँ पे बनना ही नहीं है।
अब अपन को क्या करना है, तो बोले यहाँ पे सर आपको सीधा नजर आ रहा है, एक बार आउटपुट टर्मिनल खोल दोगे तो आउटपुट करंट का मान 0 हो जाएगा, इनपुट टर्मिनल खोल दोगे तो इनपुट करंट का मान 0 हो जाएगा, और ऐसा करने के बाद आपको इन चारों का मान मिल जाएगा। चारों का मान मिला, अपने समीकरण में रख दिया और वो समीकरण प्राप्त हो गए। और जो चारों का ये मान मिला वास्तविकता में वही तो जेड प्राचल थे, इन चारों का मान ही तो जेड प्राचल था। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जहां कहीं भी आपको डाउट हो तो आप जरूर डाउट पोर्टल में उसका कमेंट कर देना, और कहीं पे भी बाकी मैं आने वाले 2 प्राचल और पढ़ाऊंगा। वाई प्राचल में आपको कंप्लीट रूप से क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, जितने भी आपके डाउट रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी वाई प्राचल में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। एच पैरामीटर्स में बोलता हूं कि खुद से भी आप कर पाओगे, वाई प्राचल भी आप खुद से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। वाई प्राचल सिर्फ इसका अपोजिट है, लेकिन फिर भी मैं उसको बताना चाहूंगा। एच प्राचल आप खुद से कर सकते हो, और मुझे पता है कि बहुत से भाइयों को नहीं आएगा तो मुझे तो करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर आप खुद से कर लोगे, ठीक है। तो होपफुली मुझे लगता है कि आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त कर दें। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को समाप्त करने जा रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।